बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स, यूनिट फोर्थ में आज का हमारा टॉपिक है भारत में दलीय व्यवस्था। इसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारत में दलीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व या लक्षण क्या क्या हैं, प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र भी दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है। भारत में चूँकि जनसंख्या अधिक है, क्षेत्रफल अधिक है, विविधता है, इसी वजह से हमारे देश में प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें जनता अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और ये प्रतिनिधि सरकार गठित करते हैं और इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था का संचालन होता है। भारत में जो राजनीतिक दल हैं वो राष्ट्रीय स्तर के भी हैं, क्षेत्रीय स्तर के भी हैं और विभिन्न जो सांप्रदायिक आधार पर गठित दल हैं वो भी हमारे देश में स्थापित हैं। दल और दलीय व्यवस्था, इसका उद्देश्य होता है देश की जनता के सामने अपनी विचारधारा रखना, नीतियाँ रखना, कार्यक्रम और कार्य योजना प्रस्तुत करना, जनता का विश्वास हासिल करना और सत्ता प्राप्त करना। सत्ता प्राप्त करना हर राजनीतिक दल का एक प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य होता है और देश हित को सर्वोच्चता प्रदान करना और अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को सत्ता में आने के बाद क्रियान्वित करना। ये अपनी कर्मनिष्ठता, कर्मठता, त्याग के द्वारा विभिन्न कार्य करते हैं और देश हित को सर्वोच्चता प्रदान करते हुए संपूर्ण कार्य संपादित करते हैं। ये जो भी राजनीतिक दल हैं उनका प्रमुख उद्देश्य सत्ता पाना होता है और चुनाव के माध्यम से, चुनाव प्रचार के द्वारा, जनता को में विश्वसनीयता के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मत प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं और इसके लिए चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को खड़ा करते हैं, घोषणा पत्र को प्रकाशित करते हैं, उनको डिक्लेयर करते हैं, जनता को से वोट की रिक्वेस्ट करते हैं। वोट के माध्यम से जब बहुमत प्राप्त हो जाता है तो सरकार बनाते हैं और जब सरकार में अगर बहुमत के आधार पर दल नहीं आ पाता तो वो विरोधी दल के रूप में एक प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, जिसके द्वारा वो सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना, विरोध करना, गलत कार्यों के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट करना, इस तरह के कार्यों के द्वारा अपनी भूमिका अदा करते हैं। भारत में बहुदलीय प्रणाली है जो कि एक खास इसकी प्रमुख विशेषता है। यदि हम विश्व के अन्य देशों को देखें, अमेरिका या ब्रिटेन में, तो वहाँ द्विदलीय व्यवस्था है, दो ही दल प्रमुख रूप से हैं, लेकिन भारत में विभिन्न प्रकार के दल हैं और बहुदलीय प्रणाली के जहाँ अनेक लाभ हैं क्योंकि जनता को विभिन्न प्रकार के विकल्प प्राप्त हो जाते हैं चुनाव में कि वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई अन्य दलों में से भी अपने मत को दे सकता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान ये हैं कि इससे किसी भी दल को कभी कभी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता और खंडित जनादेश आता है और इसीलिए हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में भी कि फिर जब बहुमत स्पष्ट नहीं आता तो मिलीजुली सरकार की स्थिति पैदा होती है और वो राजनीतिक अस्थिरता को, अनिश्चितता को पैदा कर देती है। दूसरी प्रमुख खास बात जो है वो है भारत में राजनीतिक दलों में बिखराव, विभाजन और अस्थायित्व के लक्षण देखे गए हैं। वैसे सशक्त मजबूत राजनीतिक दल भी भारत में गठित हैं, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जिनमें हमेशा टूटन की स्थिति रही है, बिखराव की स्थिति रही है, एक दल दूसरे दल में विलय हो गया और राजनीतिक दलों में स्थिरता नहीं रही, अस्पष्टता रही। तो इस तरह से विभाजन और विलय की प्रक्रिया जहाँ एक नए परिवर्तन की ओर संकेत करती है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी कमी ये होती है कि इससे अस्थायित्व और अनिश्चितता पैदा हो जाती है।
साथ ही एक और जो हम देखते हैं खास बात, वो है आंतरिक अनुशासनहीनता का होना। भारत में जो अधिकांश राजनीतिक दल हैं उनमें अपना आंतरिक एक संगठन है जिसका व्यवस्थित होना, उसमें अनुशासन होना बहुत आवश्यक है। और उनमें भी आप संगठनात्मक चुनाव होते हैं जिसमें विभिन्न दल बहुत संगठनात्मक आधार पर सशक्त हैं और उनमें अनुशासन भी है। लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जिसमें निश्चित रूप से कोई भी प्रक्रिया, मर्यादा या सिद्धांत नहीं होने के कारण टूटन की स्थिति, अनुशासनहीनता की स्थिति आ जाती है। फिर एक और जो चीज़ है वो है विभाजित विपक्ष। एक बहुमत प्राप्त सत्तारूढ़ यदि दल है तो उसके विपक्ष में एक संगठित मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है ताकि उस पर सत्तारूढ़ दल पर पर्याप्त नियंत्रण और दबाव कायम हमेशा किया जाता रहे और सत्तारूढ़ दल की कमियों को इस पर उजागर किया जाता रहे। लेकिन भारत में हम देखते हैं कि कुछ समय को छोड़ के अधिकांश समय विपक्ष विभाजित रहा और विपक्ष के विभाजित होने से का कारण रहा कि विपक्ष दलों की संख्या अधिक होना, और इसकी वजह से जो एक सशक्त विरोधी दल की भूमिका है वो दल नहीं निभा पाए और ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी देखी जा सकती है। फिर क्षेत्रीय दल जो है वो भी एक प्रमुख प्रवृत्ति है, विशेषता है भारत में। जहाँ राष्ट्रीय दल हैं जो कि सशक्त हैं, जिनकी नीतियाँ विचारधारा मजबूत है, वहीं भारत में क्षेत्रीय दल भी हैं जिनका गठन क्षेत्र विशेष के आधार पर किया गया है। और क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार के अलग अलग विविधताएं हैं और अलग अलग क्षेत्र हैं जिसमें क्षेत्रीय हित बहुत अधिक प्रभावशाली हैं। इनकी जो प्रमुख नीतियां और उद्देश्य रहते हैं वो केवल क्षेत्र विशेष के संदर्भ में ही होते हैं, उससे संबंधित स्वार्थों पर आधारित होते हैं और उस संकीर्णता पर आधारित होते हैं। भारत में कुछ उदाहरण हैं क्षेत्रीय दल के, जैसे DMK, NDMK, अकाली दल, मुस्लिम लीग, शिवसेना, तेलुगु देशम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नागालैंड और मणिपुर, मेघालय जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ भी कुछ क्षेत्रीय दल हैं, जैसे नागालैंड लोकतांत्रिक दल, मणिपुर पीपल्स पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। ऐसे जो दल हैं वो क्षेत्रीय दल हैं और इनकी संख्या भी बहुत अधिक है भारत में और विभिन्न लोकसभा विधानसभा चुनाव में इनकी भूमिका रहती है और कई बार इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की है सरकार बनाने में। अब धीरे धीरे 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद क्षेत्रीय दल की शक्ति कम हुई है और अब जनता भी राष्ट्रीय दल को काफ़ी प्रमुखता देने लगी है। साथ ही एक और जो चीज़ है वो है आंतरिक गुटबंदी, क्योंकि भारत में जो राजनीतिक दल है उसकी एक बहुत बड़ी कमी ये है कि आंतरिक रूप से दल में विभिन्न छोटे छोटे गुट बन जाते हैं। एक जो सत्ता में है उनका एक अलग गुट हो जाता है, जो असंतुष्ट है उनका अलग गुट बन जाता है और पारस्परिक जो विरोध मतभेद हैं वो अक्सर हावी हो जाते हैं। तो ये ऐसी स्थिति में ये राजनीतिक व्यवस्था में दोष का काम करती है, कमी उत्पन्न करने का काम करती है और जो कि उचित नहीं होता। नीति और कार्यक्रम में अंतर। भारत में कई बार विभिन्न जो प्रमुख दल हैं वो नीति और कार्यक्रम पे अटल रहते हैं, उसके अनुसार काम भी करते हैं, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो कि अपनी नीति और कार्यक्रम को के अनुसार नहीं चलते, उनके अनुसार क्रियान्वित करते हुए वो कार्य नहीं कर पाते, तो ये एक बहुत बड़ी कमी उत्पन्न हो जाती है। राजनीतिक दल बदल भी एक विशेषता रही है और इसको हम 1967 से 70 और 1970 से 79 के वर्षों में बहुत अधिक रूप में देखते हैं। तब दलों में दल बदल अत्यधिक हुआ और आया राम गया राम की स्थिति बनी।
तो इस तरह की स्थिति पे कंट्रोल करने के लिए 1985 में 52वां संशोधन किया गया। 1991 में संवैधानिक संशोधन हुआ। 91 जो संशोधन हुआ 2003 में किया गया था, ताकि दल बदल पर रोक लगाई जा सके। लेकिन उसके बाद भी दल बदल अक्सर होता रहता है, और जो कि एक बहुत बड़ी कमी के रूप में दिखाई देता है। इसके साथ ही जो राजनीतिक दल हैं जब प्रचार करते हैं तो कुछ दल जो जैसा कहते हैं वैसा करते भी हैं, लेकिन अगर दल जनता से कोई वादा कर रहे हैं चुनाव के समय और फिर वो काम नहीं करती, तो कथनी और करनी में अंतर आ जाता है। इससे जो जनता में विश्वसनीयता है वो दल अपनी खो देता है। तो इस तरह के भी कई बार लक्षण हमारी दलीय व्यवस्था में देखने को मिले हैं। दलों में पारिवारिक प्रवृत्ति या व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जाना, इस तरह का भी वर्चस्व देखा गया है, और जो कि उचित नहीं होता। कई बार ये हित में होता है, लेकिन कई बार ये इसका उलट भी हो जाता है। अपराधी तत्वों का प्रभाव भी भारतीय दलीय व्यवस्था में रहा, क्योंकि कुछ दल अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए और अपनी सत्ता पाने के लिए किन प्रकार वो कुछ ना कुछ कार्य करते हैं ताकि सत्ता सरकार में आ सके, और इसके लिए अपराधी तत्वों को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो कि राजनीतिक व्यवस्था के एक कुशल और नैतिक व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं होता। इसके साथ ही अवसरवादिता का तत्व भी दलीय व्यवस्था में देखा गया है। राजनीतिक दल राजनीतिक जो शॉर्टकट है वो तलाशते हैं, और वो चाहते हैं कि सत्ता मिल जाए, और उसके लिए वो जोड़ तोड़ की राजनीति करने लग जाते हैं, और संकुचित स्वार्थ उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। उद्देश्य से दूर होते हुए ऐसे दल संकुचित स्वार्थ पर ज़्यादा बढ़ावा देने लग जाते हैं। तो नीति कार्यक्रम में अंतर, दल बदल, विश्वसनीयता का भाव, दलों में पारिवारिक प्रवृत्ति, अपराधी तत्वों का प्रभाव, अवसरवादिता और उद्देश्यों से दूर संकुचित स्वार्थपूर्ण जब राजनीति ये दल ये विभिन्न जो आधारों पर कार्य करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये कई कमियां दलीय व्यवस्था में दल पैदा कर देते हैं। तो राजनीतिक दल भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और हमारा जो लोकतंत्र अब तक सफल रहा है उसका कारण भी ये कि विभिन्न दल आज भी अपने विचारधारा और नैतिकता के आधार पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय दलीय व्यवस्था में कमी के रूप में उभर कर आती हैं। तो ये हमने आज देखा कि कुछ ये विशेषताएं भी हैं, और इसको हम कुछ विकृति या त्रुटि या कमी के रूप में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोनों रूपों में हम दलीय व्यवस्था के संदर्भ में इन बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं।